नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th का पहला चैप्टर समुच्चय आज स्टार्ट हो रहा है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को अटेंड करिए। ठीक है। समुच्चय हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथमेटिक्स का स्तंभ माना जाता है, कॉलम माना जाता है। ठीक है। और इस चैप्टर से आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग एक हेडिंग डाल लीजिएगा, सेट। क्या? सेट। सेट यानी कि समुच्चय। क्या? समुच्चय। हम ये समझ लेते हैं कि सेट हमारा होता क्या है। ठीक है। आपके लाइफ से जुड़े ही हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप सभी लोग देखे होंगे कि शहर में या गांव में या क्लब में लोग ताश खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ताश, कार्ड। ठीक है। उस ताश में यानी कि उस कार्ड में कितने कार्ड होते हैं? एक गड्डी में कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52, यानी कि 52 कार्ड होते हैं। ठीक है। इन 52 कार्डों को हम इकट्ठा एक साथ जब रखते हैं तो उसी को बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? ताशों का सेट या ताशों का समुच्चय बोलते हैं। ठीक है। जो बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करके रख दे या इकट्ठा साथ में रखे उसी को हम बोलते हैं समुच्चय या सेट। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। पासा आप लोग जानते हैं ना? पासा जो लूडो की गोटी होती है, उस लूडो के गोटी में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं। जब हम एक बार पासा फेंकते हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो 6 नंबर हम जब लिखते हैं तो ये जो 6 नंबर है ना, इसका एक संग्रह है। क्या है? हम इसको जब एक साथ में लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं पासे का सेट, पासे के नंबर का सेट। क्या बोलते हैं? पासे के नंबर का सेट यानी कि समुच्चय, जो कि चीजों को व्यवस्थित क्रम में और एक साथ रखे उसी को हम बोलते हैं समुच्चय या सेट बोलते हैं। हमारी जिंदगी भी बिखरी हुई है, हम जिंदगी को समेट के रखे हैं, हम अपने आप में एक सेट है, एक समुच्चय है। ये जान लीजिएगा, बस इतना ही है। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया समुच्चय क्या होता है? समुच्चय में पहला पॉइंट है सेट एंड थियर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समुच्चय और उनका निरूपण। क्या बोलते हैं? सेट एंड थियर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं समुच्चय और उनका निरूपण। ठीक है। समुच्चय और उनका निरूपण यानी कि समुच्चय को हम कैसे दिखाएंगे कि ये सेट है। ठीक है। यानी कि समुच्चय है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब ये हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, जैसे कि इसमें हम एक नंबर में देखते हैं, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। वो सभी जो नदियां हैं वो जाके एक समुद्र में मिलती हैं। ठीक है। वो समुद्र क्या हो गया? नदियों का सेट हो गया। क्या हो गया? नदियों का सेट हो गया। ठीक है। तो हम बोलते हैं भारत की प्रत्येक नदियां, ठीक है, वो क्या है? एक सेट है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए 7 से कम, 7 से कम सम संख्या। क्या? सम संख्या वो क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। ये क्या हो गया? 7 से कम सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। क्या हो गया? ये समुच्चय हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। क्लियर है? अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी हमारे पास स्वर होते हैं, अंग्रेजी आप जानते हैं ना, अंग्रेजी, अंग्रेजी दारू नहीं होती है। एक अंग्रेजी दारू बहुत लोग समझ, अंग्रेजी, अंग्रेजी नाम से अंग्रेजी दारू नहीं। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या या स्वर, ठीक है, क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के
स्वर होते हैं जिनको हम लोग हमेशा से सेट में समझते चले आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा से सेट में समझते चले आ रहे हैं। क्लियर है ना? ये क्या है? ये एक प्रकार से सेट है। अब ये देखिए, सेट एंड थियर रिप्रेजेंटेशन, सेट और उनका निरूपण, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना? सेट में देखिए 3-4 चीजें होती हैं। ठीक है ना? सेट को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा जो कि हमारे इस रिप्रेजेंटेशन में आता है। मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारे पास होता है n, सभी को पता है n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक नंबर। ठीक है ना? प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, एक हमारे पास होता है z का मतलब होता है इंटीजर नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक का समुच्चय। ठीक है, इसको प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बोलते हैं, याद रखिएगा, समुच्चय। ठीक है, ये चीज होता है। एक हमारे पास होता है क्यू का मतलब हो जाता है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, एक हमारे पास और होता है जिसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं लिख रहा हूं? ठीक है, ये होता है। और अगर हम यहां पर बात कर दें, नेचुरल नंबर तो हमारा होता ही होता है। इंटीजर यानी कि z प्लस बोल दें तो हम इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, z प्लस का मतलब आप समझ जाइएगा, z प्लस का मतलब समझ जाइएगा कि धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, q प्लस का मतलब आप ये भी समझ जाइएगा कि धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, याद रखिएगा, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लगा देंगे। ठीक है, r प्लस यानी कि धनात्मक, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? यही हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन। किसका? समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें हरित विश्वास में 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ हैं। मतलब समुच्चय में 5 विश्व के जो बहुत ही महान गणितज्ञ हैं उनका संग्रह हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह में हम एक समुच्चय, यानी कि कोई भी चीज है उनको हम एक साथ में करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं समुच्चय, यानी कि सेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया है। अब आइए थोड़ा सेट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और बढ़िया से। ठीक है, सेट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और बढ़िया से। जो हमारा सेट होता है ना, हमेशा समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, यानी कि बिग लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को याद रखिएगा, समुच्चय को हमेशा हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या निरूपण करेंगे। ठीक है, जैसे ABC हो गया, XYZ हो गया। ठीक है, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा बड़े अक्षरों से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप याद रखिएगा, रिप्रेजेंट। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। समुच्चय को रिप्रेजेंट करना है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। ठीक है, हम इसको बड़े में लिख देते हैं XYZ। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, अगर जब भी आपको समुच्चय के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तब आप उसको कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे समुच्चय को कंपोनेंट, समुच्चय के कंपोनेंट। ठीक है, समुच्चय के कंपोनेंट को जब रिप्रेजेंट करना होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से करेंगे, जैसे ABC या XYZ। ठीक है, बस
इतना आप याद देखिए, जब रिप्रेजेंटेशन की बात की जाएगी तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम रिप्रेजेंट करेंगे समुच्चय को, और समुच्चय के कंपोनेंट को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सब बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, इसको मैं हटाऊं? सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। देखिए, अगर अपने पास दिया गया है ए इप्सिलॉन ए, ठीक है, ये दिया गया है स्मॉल ए इप्सिलॉन कैपिटल ए, तो इसका मतलब आप कुछ बता सकते हैं हमको? है इसका मतलब बता सकते हैं? जरा कमेंट में बताइए इसका मतलब क्या होता है। ए स्मॉल ए इप्सिलॉन कैपिटल ए, इसका मतलब आप हमको बताइए। नहीं पता है? चलिए हम ही बता देते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ए दिया गया स्मॉल, वो समुच्चय कहां, समुच्चय ए में है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि समुच्चय ए के कंपोनेंट यानी कि अवयव है ए, यानी कि ए जो है वो समुच्चय ए में उपस्थित है। ठीक है, जब ऐसी बात की जाएगी कि कोई सेट दिया गया है, उस सेट के कंपोनेंट अगर उस सेट में है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, यानी कि ए इप्सिलॉन ए। यानी कि इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा है कंपोनेंट है वो समुच्चय ए में रिप्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है, प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि कंपोनेंट ए समुच्चय ए में प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है वहां पर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दे दिया गया कि बी नॉट इप्सिलॉन ए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आप हमें बताएंगे? हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा बी दिया गया है वो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। जब कोई भी कंपोनेंट किसी भी सेट में रहेगा तब हम लिखेंगे इप्सिलॉन, यानी कि उस कंपोनेंट को लिख करके इप्सिलॉन लगा करके, जैसे यहाँ पे दिया गया कंपोनेंट लिखा, फिर इप्सिलॉन, फिर समुच्चय को हमने लिख दिया। अगर ए समुच्चय ए बी है तो बी, सी है तो सी, एक्स वाई जेड जो भी है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि कंपोनेंट है लेकिन उस सेट में नहीं है, दूसरे सेट में है, कहने का मतलब ये है कि एक सेट का कंपोनेंट उस सेट में नहीं है, दूसरे सेट में है, तो हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बी नॉट इप्सिलॉन ए, मतलब बी जो है वो समुच्चय ए में नहीं है। क्या है? बी जो है वो समुच्चय ए में नहीं है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी नॉट इप्सिलॉन ए। क्या? बी नॉट इप्सिलॉन ए। इप्सिलॉन का मतलब ये हो जाता है, इप्सिलॉन का मतलब ये हो जाता है कि अवयव है। ठीक है, क्या है? अवयव है या सदस्य है या में है, इसको सूचित करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो हैं ये कहते हैं कि जो मेरा परिवार है, एग्जाम्पल है, इप्सिलॉन को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इप्सिलॉन इसको समझा रहा हूं। जो हमारा परिवार है उस परिवार के हम लोग सदस्य हैं, हम सदस्य हैं। ठीक है, हमारे माता पिता एक सेट हैं, यानी कि एक समुच्चय है, उनके अंतर्गत मैं हूं, तो मैं उनका एक कंपोनेंट यानी कि उनका अवयव हो गया। क्या हो गया? उनका अवयव। तो हमारे माता पिता हैं, हम उनके अवयव हैं या उनके सदस्य हैं या उनमें हैं हम। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। अगर हम उनमें नहीं है तो हम नॉट इप्सिलॉन लिखते हैं। इतना याद रखिएगा। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया है। अब देखिएगा, एक हमारा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, क्या होता है? इसी के अंतर्गत, इसी पॉइंट के अंतर्गत एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, और एक होता है रोस्टर या सूचीबद्ध रूप। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं
सेट बिल्डर रूप। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं रोस्टर या फिर इसको बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर रूप। क्लियर है? इसको सूचीबद्ध या रोस्टर को बोलते हैं ट्यूबर रूप या रोस्टर रूप। ठीक है, अब देखिए रोस्टर रूप क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो रोस्टर रूप होता है ना, मान लीजिए जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो है 7 से कम, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, 7 से कम हमारे पास एक सम संख्या है। तो ये क्या हो गया? हमेशा देखिए जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो मझले कोष्टक के अंदर रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कहां पर? मझले कोष्टक के अंदर रखेंगे। ठीक है, 7 से कम सम संख्या। ठीक ना, सम संख्या। तो ये जो सम संख्या है ना, ये लिखेंगे 2, 4, 6। ठीक ना, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप की एक खासियत ये है कि रोस्टर रूप को सिर्फ हम एक ही बार लिख सकते हैं। उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, दोबारा नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे स्कूल होता है ना, SCHOOL, स्कूल होता है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया स्कूल को रोस्टर रूप में लिखिए, किस रूप में? स्कूल को सूचीबद्ध या रोस्टर रूप में लिखिए, तो आप फटाक से इसको लिखिएगा, मझला ब्रैकेट लगाइएगा, लिखिएगा SCHOOL। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा। एक कंपोनेंट को हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, यही हमारा होता है रोस्टर रूप। क्या होता है? रोस्टर रूप होता है। रोस्टर रूप आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? रोस्टर रूप में हम इसको ऐसे लिखते हैं, और इसके क्या है, नोट्स में आपको बता रहा हूं कि रोस्टर रूप को सिर्फ हम एक ही बार लिख सकते हैं, कंपोनेंट एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और समुच्चय निर्माण रूप यही होता है। जो रोस्टर रूप ये होता है ना, इसी रोस्टर रूप को हम ये लिखते हैं कि मझले ब्रैकेट में यक्स कॉलन, इसको एक लगाते हैं, कॉलन हमेशा देखेगा। समुच्चय निर्माण रूप में कॉलन लगाते हैं यक्स, हम इसको मान लेंगे यक्स। यक्स क्या है? लिखेंगे 7 से कम सम संख्या। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय हम इसमें निर्माण करते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये समझ में? देखिए एक ही एग्जांपल में मैं आपको दोनों चीजें समझा दी। ठीक है, एक ही एग्जांपल में मैंने दोनों चीजों को समझा दिया आपको। ठीक है, ये रोस्टर रूप होता है, यानी कि हम इसको नंबर वाइज लिखते हैं, और इसी चीज को हम समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो हम x को लगाए हैं, x की जगह पे हम कोई भी नंबर, कोई भी हमारा अल्फाबेट लग सकता है अंग्रेजी का, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसको लगा सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी हम इसको समुच्चय निर्माण यानी कि सेट बिल्डर के रूप में लिखेंगे तो एक कॉलन लगा देंगे रेशियो के टाइप सा। ठीक है, कौन से टाइप सा? रेशियो के टाइप सा एक कॉलन हम इसको लगा देंगे या रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, हमेशा इसको हम मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का नहीं है? तो बहुत बढ़िया है। ये आपको रोस्टर रूप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर मान लीजिएगा रोस्टर रूप को समझाने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं को लिखिए, 42 को विभाजित यानी कि काटने वाली संख्याओं को लिखिए, तो हम लिखेंगे ऐसे करके, मझले ब्रैकेट में डालेंगे, एक तो काटेगा, ठीक है, 2 भी काटेगा, उसके बाद 3 भी काटेगा। ठीक है, और भी संख्या काट सकती है। 42 को फटाफट बताइए, फटाफट। 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 6 काट सकता है, 7 6 42 होता है। ठीक है, 6 काट सकता है, 7 काट सकता है, 14 काट सकता है। ठीक है, 21 काट सकता है, 21 एंड 42 खुद अपने आप को काट सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक इसका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, क्या हो गया? रोस्टर रूप हो गया। ये 42 हमेशा सिर्फ एक ही बार कंपोनेंट को यूज करेंगे। अगर यही बोल दिया कि इसी को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे यक्स, रेशियो यक्स में लिखेंगे 42 को विभाजित करने वाली संख्या। क्या संख्या? ये हमारा हो जाएगा रोस्टर रूप में। ठीक है, 42 को विभाजित करने वाली संख्या, ये हमारा हो जाएगा रोस्टर रूप, सॉरी ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप, और ये हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है इसका मेन काम। ठीक है, किसमें?
सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समुच्चय और उनका निर्माण जो होता है ना, निरूपण होता है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें हम आपको समझाएं। एन का मतलब नेचुरल नंबर आपको बताए हैं, जेड का मतलब इंटीजर होता है यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय हो जाता है, आर का मतलब हो जाता है रियल नंबर का समुच्चय है, क्यू का मतलब हो जाता है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का हो जाता है, ठीक ना। क्यू प्लस का मतलब धनात्मक, आर प्लस का मतलब धनात्मक, जेड प्लस का मतलब धनात्मक। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका निरूपण करते हैं। तो यही होता है सेट एंड उनका निरूपण, यानी कि समुच्चय और उनका निरूपण सेट का, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा। इसके बाद हमारी पहली एक्सरसाइज दी गई है। समझ में आई बात ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया है। चलिए तब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। छोटे छोटे पार्ट्स में हम आपको समझते रहेंगे, आप हमको समझते रहिएगा, ठीक ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।